नमस्कार छात्रों, मैं नरेश शर्मा डिसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमने जो टेस्ट सीरीज का सेशन चलाया हुआ है उसका ये टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स किस पैटर्न पर डिजाइन होने हैं, आप अपना मूल्यांकन यहां से कर सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। तो देयर विल बी अ पैसेज इन द क्वेश्चन पेपर। परीक्षा में आपका एक इस तरह का गद्यांश आता है, यानी कि प्रोज पैसेज, एंड दैट इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस एट ऑल अलोंग विद ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि आपको एक गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न मिलेंगे और उनके चार चार जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प, वो आपको मिलते हैं। अब पैसेज में से ना तो क्वेश्चन हमारा होता है सिनोनिम्स का, ना ही क्वेश्चन होता है एंटोनिम्स का। यहां से जो क्वेश्चन डिजाइन होने हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के पूछे जाते हैं, कंजंक्शन को लेकर के पूछा जाता है, और यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के पूछा जाता है। तो देखिए छात्रों, इस पैसेज में से तो क्वेश्चन निकाल लिया है ये फिट्स एंड स्टार्ट्स मींस। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? एक इडियम है और इसका अर्थ क्या होता है? देखो, परमानेंट सीजर। अब परमानेंट सीजर होता है स्थायी रूप से सीज कर देना, बंद कर देना। रेगुलर इंटरवल्स, ये आपके होते हैं नियमित अंतराल। एक होता है आपका इनकॉन्सिस्टेंट और एक आपका होता है परसिस्टेंस। तो ये तो हो गया आपका स्थायी जो दृढ़ होता है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का छात्रों यहां होता है इनकॉन्सिस्टेंट। इसका मतलब जो लगातार नहीं होता, यानी कि कंटिन्यूटी विद ब्रेक, अंतराल के बाद। अगला क्वेश्चन छात्रों आप देखें, डिफिकल्टीज डिस्करेज अ डिलीजेंट पर्सन। अब डिफिकल्टीज जो लिखा हुआ है आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डिफिकल्टीज, और दिखने में ये कैसा है? प्लूरल है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ये क्वेश्चन आपका वहां से है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपकी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। सब्जेक्ट अगर आपका होता है सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी आपकी कैसी आती है? प्लूरल। इस थीम पर आधारित होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसी वर्ब जिनके अंत में एस जुड़ा रहता है, इसका मतलब इज, वॉज, डज, हैज, और फर्स्ट वर्ब के साथ में ऐसी है यस, तो वर्ब क्या कहलाती है? सिंगुलर। अब डिफिकल्टीज आपका क्या है? बहुवचन है, यानी कि जो भी वर्ब आएगी वो अपने अंत में एस लेकर के तो आएगी नहीं। एस नहीं लाएगी तो आपका इज नॉट भी क्या है छात्रों? इनकरेक्ट। जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो वर्ब आपकी एस फॉर सिंगुलर होती है। हैज नॉट में भी हैज में ऐसा आया हुआ है तो ये भी आपका आउट है। डज नॉट, इसमें भी डज में ऐसा आया हुआ है, ये भी आपका आउट है। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो जवाब क्या देंगे हम? डू नॉट। अगला क्वेश्चन देखें, फायर बी डेंजरस। अब यहां आपको कोई मॉडल सप्लाई करना है, और मॉडल में छात्रों आप जानते हैं कि जो साइंटिफिक फैक्ट होता है, जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट होता है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। और नहीं तो आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं किसके साथ? फॉर्मेलिटी अगर शो करनी होती है तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्मेलिटी में मे का। और इनफॉर्मल होता है तो वहां कैन का प्रयोग करते हैं। फिर आगे इस चीज को और हम अटैच करके देखें कि फॉर्मल में सर्टेनिटी होती है जबकि इनफॉर्मल अनसर्टेन होता है, और उस पैटर्न को अगर फॉलो करके देखें तो यहां अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। क्यों? फायर कैन बी डेंजरस, अग्नि खतरनाक हो सकती है। तो जब अग्नि खाना पकाने के काम में आती है तो दैट इज यूजफुल, वो होती है फायदेमंद। और जब आदमी तेल छिड़क के बैठ जाएगा तो अग्नि कैसी है फिर आपकी? अग्नि कैसी हो गई आपकी? खतरनाक। इसका मतलब दोनों संभावनाएं हैं। साइंटिफिक फैक्ट भी किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। मे का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड, और फॉर्मल परमिशन रिक्वेस्ट और पर्पस बताने में हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। अगला आपका मस्ट आता है। मस्ट का प्रयोग हम करते हैं सर्टेनिटी में, करते हैं डिडक्शन में, करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन में होता है, लीगल ऑब्लिगेशन में होता है। माइट का प्रयोग मे का ही पास्ट क्या है? माइट है।
अलग से माइट के दो यूज होते हैं, क्रिटिसिज्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा माइट होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। अब देखें छात्रों आप अगला क्वेश्चन, अगला आपका ये क्वेश्चन फैलेसी से है। मैन आर ऑन एवरेज, सामान्य रूप से जो पुरुष होते हैं टॉलर देन विमेन, महिलाओं से कैसे होते हैं लंबे। देयरफॉर, इसीलिए टिम इज टॉलर, टिम ज्यादा लंबा है किससे, मारिया शारापोवा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक बिंदु के ऊपर, जब हम किसी एक या दो बिंदुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट को हम सीधा पूरी की पूरी जाति के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई, तो उसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। एक छात्रों हम इसका करते हैं अपोजिट, यानी कि पूर्ण से हम अंश की तरफ जाते हैं, होल टू पार्ट बात करते हैं, तो वो आपका होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। स्मॉल स्टेप्स लीड टू अ कंक्लूजन, तो उसको हम बोलते हैं छात्रों फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। एक होता है फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज, दिया गया अगर आर्गुमेंट स्टेटमेंट की व्याख्या सही नहीं करता है, गलत कारण पेश करता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स कॉज। तो मैंने कहा कि मैन आर ऑन एवरेज, तो यहां मैन लिखा हुआ है, दैट इज प्लूरल इन फॉर्म, तो मैन कैसा हो गया आपका बहुवचन। अब पूरे पुरुष जाति को शो करता है, तो मैन आर ऑन एवरेज, सामान्य तौर पर पुरुष महिलाओं से लंबे होते हैं, इसीलिए, यानी कि आपने यहां पूर्ण की बात करी पूरी जाति की, यहां से आप एक अंश की बात करते हैं, किसकी, टिम, एक कोई कपल है उसकी आप बात कर रहे हैं, टिम मारिया शारापोवा से, इसीलिए क्या है, लंबा है। तो फैलेसी छात्रों आपकी हो गई फैलेसी ऑफ डिवीजन। अगला क्वेश्चन आपका आता है अनलेस शी। अब देखो कंजंक्शन होता है इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, इन तीनों का ही इस्तेमाल शर्त के वाक्य बनाने में करते हैं। इफ अनलेस का प्रयोग वाक्यों के प्रारंभ में अथवा बीच में किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट हमेशा केवल वाक्यों के बीच में ही इस्तेमाल होता है। दूसरा फैक्ट आपका यह है कि अनलेस जो होता है कंजंक्शन, ये अपने बाद में जो भी वर्ब लाता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है। जबकि यूज होने वाला दूसरा जो वाक्य होता है वो या तो आपका मिलेगा नेगेटिव, नहीं तो उसका भाव नकारात्मक होता है। वह दौड़ नहीं जीतेगा तो वाक्य नकारात्मक है, वह दौड़ हार जाएगा तो भाव नकारात्मक है। अब अनलेस के साथ में आपको वर्ब इंसर्ट करानी है, तो वर्ब भरना आप जानते ही, एक सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, शी, तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से काम में आती है। तो नंबर इस समय क्या है, सिंगुलर, और पर्सन कौन सा है छात्रों, शी, थर्ड पर्सन। तो अब शी एक वचन है तो वर्ब एक वचन आएगी, वे ही वर्ब एक वचन होती है जिनके अंत में एस दिया गया होता है। तो एस किस में दिया गया है, एस किस में दिया गया है, कोऑपरेट्स में। पहली बात तो यह है कि यहां वर्ब नेगेटिव लेनी नहीं है। अब नेगेटिव नहीं लेना है तो ये नोट वाले दोनों आपके क्या है, आउट है। अब बच कितने गए आपके, दो ऑप्शन, इन दो में या तो हम कोऑपरेट भरेंगे या तो कोऑपरेट्स। तो शी कैसा है, एक वचन, तो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर, तो क्या आएगा, कोऑपरेट्स। अगला क्वेश्चन छात्रों देखें, इस तरह का एक आपको पोयम का एक्सट्रैक्ट मिलेगा, कोई कविता जो अननोन है, आपने पहले पढ़ी नहीं हुई है, वो कोई पोयम आपकी परीक्षा में आती है, एंड गो थ्रू द एंटायर पोयम, क्योंकि यहां से भी कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करने का इंटेंशन होता है। पहला क्वेश्चन यहां से बनाते हैं आपको राइम स्कीम को लेकर, एक क्वेश्चन यहां से सिंपली मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, एसोनेंस का हो सकता है, यानी कि यहां से उनको 4 से 5 क्वेश्चन डिजाइन करने होते हैं। और लिटरेचर में जो अन्य आपकी 4 चीजें बचती हैं उनके तो फैक्चुअल और उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चन हैं, जो उनको अलग पढ़ के और अलग ही ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, वहीं से आपको देखना है। तो ये आपकी एक कविता हो गई। अब इस कविता में से क्वेश्चन डिजाइन ये हुआ कि द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स इज, तो राइम स्कीम निकाल के देखते हैं। जब भी हम किसी कविता की राइम स्कीम यानी कि तुकबंदी निकालते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन के आखिरी शब्द का उच्चारण करके सुनते हैं। अब इसका उच्चारण चाहे छात्रों जो भी आए, इसको हम स्मॉल ए मानते हैं,
सेकंड लाइन के भी आखिरी शब्द का उच्चारण करके सुनते हैं। अगर उच्चारण मेल खा गया तो ए, और अगर ये मिसमैच होता है तो बी। यहां लिखा स्काई, मतलब आई का साउंड है, डिप्थोंग है। यहां बोलता हूं बाउंड, तो आउ की ध्वनि है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। अगला भी हम पढ़ें। अगली पंक्ति के आखिरी शब्द का उच्चारण है आई, और जो बिल्कुल ऐसा है जैसे स्काई बोले आई की ध्वनि है, तो ये आपका फिर से ए हो गया। अगली लाइन के भी आखिरी शब्द का उच्चारण करके सुनेंगे, ग्राउंड, बिल्कुल ऐसा है जैसे बाउंड, आउ की ध्वनि। तो ये हो गया आपका छात्रों ए बी और ए बी। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ये, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स इज, पहली 4 पंक्तियों की तुकबंदी क्या है। तो इसका जवाब है छात्रों ऑल्टरनेट राइम, यानी कि जब एक छोड़कर एक आए तो वो ऑल्टरनेट होता है, लीविंग वन आउट। अगर हम बैलेड की बात करते हैं तो यहां पर 8 लाइन का एक छंद होता है, जिसको हम राइम रोयल बोलते हैं, सॉरी ओटावा राइमा बोलते हैं। 8 लाइन का छंद मिलता है और तुकबंदी आपको मिलेगी ए बी बी सी और बी सी। एनक्लोज्ड राइम में आप 4 लाइन का एक छंद देखते हैं, जहां पर ए बी ए का मतलब जहां से आप शुरू करते हैं वहीं आप क्या करते हैं, समाप्त। लिमेरिक राइम आपका 5 पंक्तियों का एक छंद होता है, एक स्टेंजा होता है, और इसमें हम राइम स्कीम निकालते हैं ए बी और फिर क्या निकालते हैं ए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑल्टरनेट राइम। अगला क्वेश्चन देखें, द पीजेंट्स केम लाइक द स्वार्म ऑफ फ्लाइज, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन एम्प्लॉयड इन द गिवन लाइन। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार काम में लिया गया है। तो सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या फिर नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना ये होता है कि जब भी हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जब हम प्रत्यक्ष तुलना करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज, जब एज और लाइक की मदद से हम सीधी सीधी प्रत्यक्ष तुलना करते हैं, तो उसको हम छात्रों क्या बोलते हैं, सिमली। अब यहां पर 2 बातें आपको याद रखनी है कि जब तुलना प्रत्यक्ष होती है जब तो हम उसको बोलते हैं सिमली, लेकिन अगर तुलना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं, जब तुलना प्रत्यक्ष रूप से होती है तो उसको हम बोलते हैं सिमली, और जब तुलना अप्रत्यक्ष रूप से होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफर। अब 2 बातें अलग अलग, डायरेक्ट कंपैरिजन सिमली विद द हेल्प ऑफ एज एंड लाइक, इनडायरेक्ट कंपैरिजन दैट इज मेटाफर। प्रत्यक्ष तुलना करें तो सिमली है, प्रत्यक्ष करते हैं तो मेटाफर। एज लाइक की हेल्प लेते हैं तो सिमली, और हेल्प नहीं लेते हैं तो मेटाफर। 2 फैक्ट तो आपको ये याद रखने हैं। तीसरा फैक्ट आपका यहां पर छात्रों ये है कि मेटाफर में ए डायरेक्ट फॉर्म इज गिवन टू समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को सीधा स्वरूप देते हैं। तो मेटाफर में क्या है, इंप्लाइड सिमली होती है, जो सिमली का छुपा हुआ स्वरूप है। सिमली रहती तो दोनों में है, लेकिन यहां विजिबल होती है किसकी सहायता से, एज और लाइक की सहायता से। जबकि मेटाफर में भी सिमली होती है, लेकिन एज और लाइक का यहां पर सहारा नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं इन ए मेटाफर ए फॉर्म इज गिवन टू समवन और समथिंग। पर्सोनिफिकेशन, जब निर्जीव चीजें और भाव ऐसा ट्रीट करें कि मानो वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये जवाब तो है ही नहीं, जवाब आपका क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। निम्नलिखित पंक्ति में आपको अलंकार निकालना है। शी हैज सच अ बबली पर्सनैलिटी। एक तो मैं आपसे कहूं कि शी हैज पर्सनैलिटी लाइक अ बबल, हर पर्सनैलिटी इज लाइक अ बबल, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है, बुलबुले की भांति। बोले तो फ्रेजाइल है, क्षणिक है, टेम्पोरेरी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। मैंने कहा शी हैज सच अ बबली पर्सनैलिटी, यानी कि सीधा का सीधा ही फॉर्म दे दिया विदाउट द हेल्प ऑफ एज एंड लाइक। तो इसको हम छात्रों बोलते हैं मेटाफर। तो मेटाफर में हम सीधा स्वरूप देते हैं, लेकिन सीधी तुलना हम कहां करते हैं, सिमली में, यानी कि प्रत्यक्ष। और तुलना अप्रत्यक्ष कहां होती है, मेटाफर में। जबकि सीधा स्वरूप हम किस में देते हैं, मेटाफर में।
अब सिमिली और मेटाफर दोनों में आपको एक चीज कॉमन ये याद रखनी है कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। ऑब्जेक्ट से मतलब यहां कोई चीज से है, ये ऑब्जेक्ट वस्तु भी हो सकता है, चीज हो सकती है, जानवर हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे बोले तो दो विजातीय चीजें आपको मिलेंगी और वाक्य में मौजूद रहेंगी। सिमिली में जब आप दो विजातीय चीजें देखें तो जिसकी उपमा दी जाती है वो हमेशा एज लाइक के बाद में आता है, और जिसको उपमा दी जाती है वो हमेशा वर्ब के कहां लिखते हैं, पहले। अब जिसको उपमा दी जाए वो वर्ब के पहले आता है, लेकिन सदैव वाक्य में उसका रहना जरूरी नहीं होता है, जबकि जिसकी उपमा दी जाती है उसका वाक्य में सदैव रहना अनिवार्य होता है। जैसे एज हार्ड एज ए स्टोन, तो एज के बाद स्टोन लिखा हुआ है तो बोले उपमा किसकी दी है, स्टोन की, लेकिन दी किसको है, इट इज नॉट क्लेरिफाइड इन द गिवन फ्रेज। अगला प्रश्न देखें, द कार कंप्लेन्ड एज, कार ने शिकायत की, एज द की वॉज रफली टर्न्ड इट्स इग्निशन, के कार ने शिकायत की कि चाबी को इग्निशन ऑन करने के लिए रफली का मतलब बेढंगे तरीके से लगाया गया। अब कार क्या है, आपकी निर्जीव है, और जब भी निर्जीव चीजें और भाव ऐसे ट्रीट करते हैं कि मानो वो ह्यूमन बीइंग हैं, तो उसको हम छात्रों बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सिमिली आपको पता लग गया, मेटाफर आपको पता लग गया। अब मेटोनमी क्या होता है, द चेंज ऑफ नेम, बदले हुए नाम को मेटोनमी बोलते हैं। बदला हुआ नाम का मतलब, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, यानी कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तो पेन जो है वो आपका बदला हुआ नाम है, किसका, राइटर का। सोर्ड बदला हुआ नाम किसका है, फाइटर का है। तो द चेंज ऑफ नेम, बदले हुए नाम को हम बोलते हैं मेटोनमी। अगला क्वेश्चन आप देखें, बेटी बॉटर बॉट सम बटर बट शी सेड दिस बटर इज बिटर। व्यंजन की ध्वनि की जो इनिशियल पुनरावृत्ति होती है, व्यंजन की ध्वनि की जो इनिशियल पुनरावृत्ति होती है, अगर व्यंजन की ध्वनि की प्रारंभ में पुनरावृत्ति आती है तो उसको हम छात्रों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अलिट्रेशन, उसी को हम बोलते हैं हेड राइम, इसी को हम बोलते हैं इनिशियल राइम। ठीक है, तो जवाब हम क्या देंगे इसमें, अलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन इसमें है नहीं। स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति एसोनेंस होती है। सिमिली आपको पता लग गया, द करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आप इसमें देखें, तो अगला है द पीस ऑफ प्रोज, यानी कि गद्य का अंश, दैट टिपिकली कैन बी रेड इन वन सिटिंग, जिसको विशिष्ट तरीके से एक बार बैठक में ही पढ़ा जा सकता है। एक बार बैठक का मतलब है जितना टाइम आदमी वन टाइम सिटिंग दे सकता है, घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2-2.5 घंटे। एंड फोकस इज ऑन अ सेल्फ कंटेंट इंसिडेंट, और ये अपने ही अंदर की जो घटनाक्रम है उनको फोकस करता है, उन पर बल देता है, और सीरीज ऑफ लिंक्ड इंसिडेंट्स, नहीं तो एक जुड़ी हुई घटनाओं की श्रृंखला, विद द इंटेंट ऑफ, किस इच्छा या किस अपेक्षा के साथ, ऑफ इवोकिंग अ सिंगल इफेक्ट और मूड, इवोक यानी उकसाना, विकास करना। ठीक है, तो किस चीज को इवोक, उकसाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का प्रभाव, नहीं तो मानसिकता, तो उसको हम छात्रों बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी में जो वर्ड रेंज होती है वो 1000 से 4000 शब्द होती है, लेकिन कुछ राइटर हैं, स्टोरी राइटर, जो कहानी में 5000 शब्द भी लिखते हैं। तो ये नहीं है कि वो कहानी नहीं है, लेकिन 15000 शब्द में भी कहानी लिखते हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं है कि 15000 शब्दों की कहानी नहीं होगी। कहानी जो होती है उसका एक एक मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड जो मेजरमेंट बना हुआ है वो 1 से 4000 शब्दों का है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। तो ड्रामा तो ये नहीं होता है, ड्रामा को तो क्या करेंगे आप, परफॉर्म करेंगे, मतलब प्रस्तुत करेंगे। नोवेला जो होता है ये नोवेल का बड़ा फॉर्म होता है। शॉर्ट स्टोरी को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अ नोवेल, यानी कि उपन्यास का जो छोटा रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरी। अब नोवेल से तो छोटा और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा, उसको हम बोलते हैं नोवेला। 17,000 से 45,000 तक वर्ड काउंटिंग होती है, 45,000 प्लस वर्ड्स किसमें होते हैं, नोवेल में। अगला क्वेश्चन देखें, द फॉर्म ऑफ ड्रामा, नाटक का एक स्वरूप, वेयर द एक्शन ऑफ अ स्टोरी, जहां पर एक कहानी
का जो एक्शन होता है इज टोल्ड ओनली थ्रू द मूवमेंट और द बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि नाटक का एक ऐसा स्वरूप जहां पर पूरा परफॉर्मेंस बॉडी मूवमेंट से दिया जाता है, इसमें आपको कुछ बोलना नहीं होता है, उसको हम छात्रों बोलते हैं माइम। और ऐसा कोई नाटक जिसको नाच नाच के ही परफॉर्म करना है और बोलना नहीं है, उसको हम बोलते हैं बैले। तो बैले तो ये है नहीं। ओपेरा, ऐसा नाटक जिसको हम गागा करके परफॉर्म करते हैं, वो ओपेरा होता है। और सोलिलोकी जो आपका होता है, इट इज द डिवाइस ऑफ ड्रामा, ये नाटक की एक डिवाइस होती है जहां पर मंच पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति अपने आप से बातें करता है। तो शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको लाउड थिंकिंग, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मंच पर कोई मौजूद नहीं है और मन ही मन में वो कुछ सोच रहा होता है, होठ भी मूवमेंट नहीं करते हैं, और वो जो डायलॉग्स होते हैं, जो उसकी थिंकिंग होती है, वो ऑडियंस के पास जाती है। हालांकि अन्य जो और वहां कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, परफॉर्मर्स मौजूद होते हैं, उनको ना तो सुनाई देता है, ना इधर दे हियर नॉर दे इंटरप्ट, ना तो वो सुनते हैं ना ही वो हस्तक्षेप करते हैं। अगला क्वेश्चन छात्रों आपका ये है, ऑन ए प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाई नाइट, तो विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन एम्प्लॉयड इन द अबो गिवन लाइन। उपर्युक्त जो पंक्ति आपको दी गई, इसमें कौन सा अलंकार काम में लिया गया है। जब हम पढ़ेंगे छात्रों प्राउड, तो यहां आउ डिप्थोंग की ध्वनि, राउंड में आउ की ध्वनि, क्लाउड में आउ की ध्वनि, वाइट में फिर आई, हाई में आई और नाइट में भी क्या है, आई। इसका मतलब यहां आउ डिप्थोंग, यहां पर आई डिप्थोंग है। और स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति है। स्वर की ध्वनि की चाहे शब्दों के प्रारंभ में पुनरावृत्ति आए, चाहे बीच में आए, चाहे एंड में आए, वो होता है एसोनेंस ही है। लेकिन प्रारंभ में आए तो नाम हो जाता है इनिशियल, बीच में आए तो मीडियल और अंत में आए तो टर्मिनल या फाइनल होता है। तो करेक्ट आंसर इज दिस एसोनेंस। भाई अलिट्रेशन तो है नहीं, सिमली मेटाफर वो इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ए सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। सोनेट जो आपकी लिखी जाती है उसको हम छात्रों आयम्बिक, सोनेट को हम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। सोनेट को हम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। पेंटामीटर का मतलब क्या होता है कि जो पंक्ति आप कविता में देखते हैं उसको हॉरिजॉन्टल देखना है, वर्टिकल नहीं देखना है। वर्टिकल हम हमेशा किसको देखते हैं, वर्टिकली हमको देखना होता है राइम स्कीम, लेकिन हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं क्या, सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच, और सारा का सारा जो मेट्रिकल स्टाइल होता है वो इसी में आता है। अब पेंटामीटर किसको कहा जाए, अगर दी गई पंक्ति में स्वर की ध्वनियां होती हैं 4 तो वो डाईमीटर पढ़ा जाए, ध्वनियां अगर 6 होती हैं तो वो ट्राईमीटर है, अगर 8 हैं तो वो टेट्रामीटर, 10 होती हैं तो पेंटामीटर, और 12 अगर स्वर की ध्वनि आती है तो वो अलेक्जेंड्राइन है। अब ये तो हुआ छात्रों आपका पेंटामीटर, कि जितने भी आपके सोनेट्स थे, चाहे वो पेट्रार्कन हो चाहे वो शेक्सपियरियन हो, लिखे पेंटामीटर में जाते थे। अब आयम्बस क्या होता है, ये आयम्बिक क्या होता है, स्वर की जैसे आपको ध्वनि मिल गई 2, तो इसको हम बोलेंगे 1 फुट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पाद, तो ये 1 फुट होता है आपका। अब इसमें पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, और दूसरा जो सिलेबल होता है उसको हम स्ट्रेस्ड बोलते हैं। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रेस्ड। और होते कितने हैं, 10। अब ये जो डेटा आपको दे रखा है इसको पढ़ लो, 5 सेट्स और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉर ए 10 सिलेबल लाइन। तो ये तो तय है कि सिलेबल कितने मिलने हैं आपको, 10 सिलेबल तो आपको 10 मिलने हैं, ये बात तो फिक्स हो गई, क्योंकि 10 सिलेबल की पंक्ति होगी तभी वो पेंटामीटर कहलाएगी। लेकिन आयम्बस होने के लिए क्या करना होता है कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा क्या रहता है, स्ट्रेस्ड। तो वही लाइन आपको देखनी है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए। 5 सेट्स ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाई अनस्ट्रेस्ड, यानी कि पहले स्ट्रेस्ड और बाद में अनस्ट्रेस्ड, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये उसका अपोजिट है। करेक्ट क्या है, 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉर अ 10 सिलेबल लाइन।
और ये जो अगला है ये भी आपका इनकरेक्ट हुआ। कैसे? कि 5 सेट्स ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल्स। जब सारे स्ट्रेस होंगे तो आयम्बिक कहां से होगा? 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल्स फॉलोड बाय अनस्ट्रेस, तो ये भी क्या है? सारे अनस्ट्रेस थोड़ी होंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल छात्रों, विच इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन एलिजी। भाई एलिजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एलिजी इज लव डेथ एंड वॉर। यस, यानी कि एलिजी की विषय वस्तु क्या हो सकती है? लव हो सकता है, डेथ हो सकती है, वॉर हो सकता है। अब ये चीज तो सबको अंडरस्टूड है कि किसी के मरने पर दुख में जो कविता लिखी जाती है, द पोएम विच इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड। अगर कोई निकट संबंधी या अपरिचित भी, अगर अननोन भी कोई मर गया और उसके प्रति दुख संवेदना जाहिर करने के लिए जब कोई कवि दुख से भरी रचना लिखता है तो वो क्या कहलाती है? एलिजी। अब डेथ तो इसमें होता ही है, ये तो आपका कीवर्ड है। लेकिन अगर कोई किसी से प्रेम करे और किसी का प्रेमी अथवा प्रेमिका मर जाए तो फिर उसके लिए भी आप क्या लिखते हैं? एलिजी। युद्ध में अगर आपका अपना या पराया कोई मर गया तो शहीद हो गया तो उसके लिए भी आप क्या लिखते हैं? दुख जाहिर करते हुए कविता। तो वो क्या कहलाती है? आपकी एलिजी। यानी कि ओरिजिन उसका एलिजी का लव से भी हो सकता है, ओरिजिन कहां से भी हो सकता है? वॉर से भी। शहीद कहां हुआ है? वॉर में। प्रेमी मर गया, किस में मरा है? जनरेट कहां से हुआ है? लव। तो लव, डेथ एंड वॉर, इसका मतलब ये तीनों तो करेक्ट है आपके। सवाल ये पूछा है नॉट ट्रू, सही कौन सा नहीं है? द पोइट्स सैडनेस इज पोर्ट्रेड इन द फर्स्ट स्टेज, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि एलिजी के चरण आपके कितने होते हैं? 3। पहला जो चरण होता है एलिजी का, उसमें कवि मृत व्यक्ति के प्रति अपनी वेदना व्यक्त करता है। दूसरे चरण में कवि डेड के जीवन के जो कार्य हैं, डीड्स, उनको अप्रिशिएट करता है, उनको कमेंड करता है। और तीसरे चरण में वो क्या करता है? कंसोलिडेशन, तो बोले या सांत्वना दी जाती है। द पोइट्स सैडनेस इज पोर्ट्रेड इन द फर्स्ट स्टेज, ये भी करेक्ट है। द अप्रिसिएशन ऑफ द डेड इज डिपिक्टेड इन द सेकंड फेज, ये भी करेक्ट है। द सब्जेक्टिव एलिजी एक्सप्रेसेस द सोरो टुवर्ड्स द अदर पर्सन। तो एलिजी छात्रों दो तरह की होती है, एक सब्जेक्टिव होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम पढ़ें सरल भाषा में तो इम्पर्सनल, और सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो पर्सनल। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति मर जाए जो कवि का या तो ब्लड रिलेशन में है, या उसका मित्र है, या यार है, या रिश्तेदार है, तो जो एलिजी लिखी जाएगी वो सब्जेक्टिव कहलाएगी, अर्थात वो पर्सनल एलिजी कहलाएगी। पर्सनल का मतलब जहां कवि का खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जहां खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव नहीं तो इम्पर्सनल बोलते हैं। अब युद्ध में अगर कवि का कोई परिचित है, उसका कोई अपना है, तो जो शहीद होने पे कविता लिखेगा उसको कहा जाएगा सब्जेक्टिव। अगर सामान्य जैसे कारगिल के युद्ध में 1999 में कुछ लोग मर गए, कवि का उनसे कोई लेन देन नहीं है, उनका पर्सनल कोई अटैचमेंट नहीं है, तो जो कविता लिखी जाएगी शहादत पे वो कौन सी कहलाएगी? ऑब्जेक्टिव। तो करेक्ट आंसर आपका छात्रों इसमें डी है, क्योंकि सवाल पूछा है कि एलिजी के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी तीनों आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप देखें, ये शब्द लिखा आ गया और इसके एवज में यहां से आपको आइडेंटिफाई करने हैं। एक तो से है, एक शे है, एक CH है, और एक आपका ये है। इन चार में से एक आपको निकालना है। तो शब्द छात्रों होता है ये, जो कुक होता है, कुक, उसका स्पेलिंग ये है, उसको हम बोलते हैं शेफ, उसको हम बोलते हैं शेफ, जो कुक होता है। जबकि वर्ड यहां जो लिखा गया है ये आपका होता है चेफ। तो ये रहा चे, ये ए, और ये क्या है? फे। ये आपका फे है, ये आपका क्या है? फे। इसको बोलते हैं चेफ, यानी कि टू रब समथिंग, रगड़ने को, मिटाने को, मसलने को, ये जो वर्ड काम में लेते हैं वो होता है चेफ। जब भी शब्द के अंत में ए प्लस व्यंजन प्लस ई दिया गया हो, बशर्ते वहां आर नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसक्रिप्शन करते समय ए डिप्थोंग आता है, तो उच्चारण क्या करते हैं? चेफ। और ये होता है शेफ।
तो यहां CH बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका ये है। अगला क्वेश्चन छात्रों आपका ये है, और इसके लिए विकल्प आपका एक तो है ये, इसको बोलते हैं हाई पिच का ए। तो ध्यान रखना, ऑफलाइन क्लासेस में ये बातें अक्सर चलती रहती हैं। आज फिर आपको मैं बता रहा हूं, सभी को, सभी विद्यार्थियों को, सभी एस्पिरेंट्स को, कि जो फोनेटिक्स आपको पढ़ने हैं उनके लिए कुछ नहीं पढ़ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पूरी लिस्ट दे रखी है आपको, क्रमबद्ध तरीके से आपको व्यंजन की 24 ध्वनियां मिल जाएंगी। पेबे टेडे केगे चेजे फेवे थेदे सेजे शेजे हेमेनिंग लेवे ये रे 24 20 स्वर की जो ध्वनियां हैं वो दो तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो मोनोप्थोंग्स होते हैं जो एक एक स्वर की ध्वनि एक ही बनाती है, और दो मिलके बनाती है तो वो डिप्थोंग कहलाती है, जो संख्या में 8 है। वहां से पढ़ लोगे फायदे में रहोगे, वहां से नहीं पढ़ते हो तो फिर उसके अलावा यहीं से पढ़ लो। उल्टे सीधे नहीं पढ़ने, कोई कुछ भी लिखता है इसको, इनको कोई कुछ भी लिख देता है, अपने हिसाब से ही इनको सेट कर देते हैं। इसका उच्चारण क्या है? इसका उच्चारण आपका ये है, ये AAD नहीं है। कई देख ली मैंने इससे पहले वीडियोस, AAD दे रखा है। AAD ये है, ऐनक में एक ए आ जाती है ऊपर, तो वहां आपको मात्रा नहीं लेनी। मात्रा लेते हैं तो ए ही हो जाता है, उसको डिप्थोंग बनाओगे फिर आप। इसको कई ऐसे लिख रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता। इसका ये पीछे जो बिंदी लग रही है इनको हम विसर्ग नहीं बोलेंगे, ये केवल स्ट्रेस के लिए हैं। तो उच्चारण करेंगे ए, हाई पिच पे करेंगे, यानी कि सुर ऊंचा रखना है। सुर नीचा रखना है तो ये लो पिच रह गया, ये आपका ए है, और वो आपका ए। जैसे अगर मैं कोई शब्द यहां लिखता हूं MAN, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन का तरीका तो ये रहा भाई, जिन शब्दों में ए फॉर एप्पल दिया गया हो और ध्वनि वहां पर एक ही आती हो तो हाई पिच का ए काम में लेते हैं, और अगर शब्द में ई फॉर एलिफेंट लिखा है, ध्वनि एक ही करके जाए, तो वहां ऐसा का ऐसा ही बोले तो लो पिच काम में लेते हैं। ये तो है ट्रांसक्राइब करने का तरीका। वो उच्चारण कैसे करेंगे? मैन, इसका करेंगे मैन। सेट, सेट। एंड, एंड। ये इनके उच्चारण के फासले हैं। तो उल्टे सीधे मत पढ़ो, सीधा डिक्शनरी में से पढ़ लो। अब एक आपका यहां ये विकल्प है, एक आपका है ये, एक आपका ये विकल्प है ए। तो इस शब्द का जो उच्चारण होता है छैबल, मतलब ऐसा करेंगे छैबल। आधा ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, छैबल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है छात्रों आपका, तो इसमें आपको विकल्प मिले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एक आपको विकल्प मिला ये, और एक आपको विकल्प मिला ये। तो जितनी हमारी 20 साउंड होती हैं स्वर की, जिनमें 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं, 8 क्या होते हैं? डिप्थोंग्स। तो उनमें ये ही एक साउंड ऐसा है जो अनस्ट्रेस्ड होता है, बाकी सारे जो बच गए आपके 11 मोनोप्थोंग्स में वो सारे स्ट्रेस्ड होते हैं। इसका उच्चारण होता है करिक्यूलम, उच्चारण होता है करिक्यूलम, करिक्यूलम, ये उच्चारण है भाई, करिक्यूलम, ये इसका उच्चारण। कैरिकुलम नहीं होता, करिक्यूलम, ये स्ट्रेस आ गया। और पूछा क्या गया है, इसके एवज में क्या आएगा? तो जवाब आपका ये है। ऐसे नहीं देखना परीक्षा में जैसा लिखा गया ऐसे विकल्प आ गए तो वही आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, फनेटिक्स का ही है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा सत्य है इन द रेफरेंस ऑफ एल्वेलर? तो साउंड छात्रों व्यंजन के जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो भागों में उनको सब डिवाइड किया गया है। एक डिवीजन होता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, एक होता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी कि उच्चारण का स्थान जिसका निर्धारण टीथ और टंग करते हैं, वहां आपके नाम आते हैं बाइलेबियल, जो चार होते हैं पे बे में उए। एक आपका आता है उसमें लेबियोडेंटल, दंतोष्ठ यानी कि फे वे। एक आता है डेंटल, जो दो होते हैं थे दे। एक आपका आता है एल्वेलर, एल्वेलर में आपके आ जाते हैं टेडे सेजे नेले, छह आते हैं।
पोस्ट एल्वेलर आपका रे होता है। पैलेटो एल्वेलर आते हैं चेजे शेजे, पैलेटल आता है ये, एक वेलर आते हैं कैगे अंग, और एक ग्लोटल आता है। ये तो है प्लेस के आधार पे। मैनर के आधार पे भी नाम होते हैं, प्लोजिव्स होते हैं आपके 6। निर्धारण कौन करता है? एयर पैसेज जो होता है उससे निर्धारण करते हैं, उससे डिटरमाइन करते हैं किसको? मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो मैनर में नाम आते हैं प्लोजिव्स, यानी कि पेबे, टेडे, केगे। फिर आपके आते हैं एफ्रिकेट्स, 2 ही आते हैं चेजे। फ्रिकेटिव्स आते हैं 9, फेवे, थेदे, सेजे, शेजे है। फिर आते हैं नेजल, मैंने अंग। फिर लेटरल आता है ले। फिर सेमी वाउअल्स आते हैं वे ये, और रे आता है आपका फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। तो ये सवाल जो आपका है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का है, तो इसको देखो आप एल्वेलर के संदर्भ में सही कौन सा है? द साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच बोथ द लिप्स आर इन्वॉल्व्ड, इनकरेक्ट। व्यंजन की वे ध्वनियां जिनके निर्माण में दोनों होठ सम्मिलित होते हैं वो आपकी बाइलेबल होती है, संख्या में 4 होती हैं, पे, बे, में, उए। दे साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच द टिप ऑफ द टंग टचेस द टीथ रिज। टिप जो होती है ये टीथ रिज को टच करती है, तो बोले ऊपर के मसूड़े को टच करेगी। ये जीभ के 4 हिस्से होते हैं, ये टिप या ब्लेड होता है, फ्रंट, सेंट्रल और बैक, अग्र, मध्य और पश्च भाग होता है। तो जीभ का जो ब्लेड या टिप होता है ये टच करता है किसको? टीथ रिज। तो द साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच द टिप ऑफ द टंग टचेस द टीथ रिज, तो ये ही आपका करेक्ट है। इसी को हम बोलते हैं क्या? एल्वेलर। टे, टे, डे, टे, डे, बोल बोल के आप उच्चारण करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर लेना आप। The sounds in the production of which the tip of the tongue touches the back of teeth ridge, तो ये होता है पोस्ट एल्वेलर। ये आपका क्या होता है छात्रों? ये आपका रे होता है। और ये जो होते हैं आपके एल्वेलर, ये होते हैं 6, टेडे, सेजे, नेले, ये होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं ये आपके 4 होते हैं, पे होता है, बे होता है, में होता है, उए होता है। The sounds in the production of which the end part of the tongue touches the soft palate, yes, तो ये भी इनकरेक्ट। इसको हम बोलते हैं वेलर, और वेलर होते हैं 3। एक तो होता है आपका के, एक गे, एक होता है अंग। अगला क्वेश्चन देखें। डिप्थोंग्स आर 9 इन नंबर, इनकरेक्ट। डिप्थोंग तो 8 होते हैं। 12 इन नंबर, गलत। संख्या में 8 होते हैं, 12 तो मोनोप्थोंग्स होते हैं। प्योर वाउल साउंड्स, इनकरेक्ट। जो प्योर होते हैं वो तो 12 होते हैं, वो तो मोनोप्थोंग होते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वाउल साउंड्स, यानी कि विशुद्ध जो 2 ध्वनियां होती है उनका जो समावेश होता है, जो मिश्रण होता है, तो यस, इसी को हम छात्रों बोलते हैं वाउल ग्लाइड। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें आप, क्योंकि जो समस्याएं ज्यादा आ रही हैं वो यही आ रही हैं बच्चों को। समस्याएं तो खैर सारे में ही आ रही हैं, क्यों बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं अपने आप से। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सत्य कौन सा नहीं है सीएलटी के संदर्भ में? तो जब सीएलटी को आप प्रिपेयर करें तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाएं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि 1960s में नोम चोम्स्की, द फादर ऑफ क्या? कम्युनिकेटिव अप्रोच। सीएलटी के जो जनक हैं वो नोम चोम्स्की हैं, एब्राहम नोम चोम्स्की, द अमेरिकन लिंग्विस्ट। ये देखना है कौन सा सत्य नहीं है। सीएलटी जहां नाम आ जाए सीधा सीधा समझ जाओ कम्युनिकेशन, तो बोले संप्रेषण बनाने, संप्रेषण करने योग्य बच्चे को बनाना। तो बच्चे को हम ऐसे तैयार करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जीवन की आंतरिक और बाह्य हर परिस्थिति में वो कम्युनिकेट कर सके। केवल कम्युनिकेशन के लिए बच्चे को हमें तैयार करना है, किसमें? सीएलटी अप्रोच में। छांटना ये गलत कौन सा है। सीएलटी फोकसिस ऑन द टीचर, सीएलटी शिक्षक पर बल देता है, बीइंग अ फैसिलिटेटर रादर देन एन इंस्ट्रक्टर, करेक्ट। ये बात तो सीएलटी के संदर्भ में सही है, लेकिन हमसे ये पूछा है सही कौन सा नहीं है।
CLT जो होता है वो बल देता है किस पर, कि शिक्षक फैसिलिटेटर होता है इंस्ट्रक्टर होने के बजाय। तो इंस्ट्रक्टर का काम ये होता है, बच्चों को कोई टास्क दे दिया, डिबेट या डिस्कशन करने के लिए कोई टॉपिक दे दिया, अब जिसके उच्चारण में कमी आ रही है या फिर कोई हेजिटेट हो रहा है या खुद को अच्छे से वो परफॉर्म कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक का काम क्या है, इंस्ट्रक्टर का काम क्या है, बीच में ही टोक देना, रिटेक लेना। जबकि CLT में शिक्षक ऐसा काम नहीं करता है। बच्चों को जो टास्क दिया जाता है, जो एक्टिविटी उनको दी जाती है, उसको शिक्षक क्या है, घूमते फिरते हुए ऑब्जर्व करता है, उन चीजों को भांप लेता है और ऑब्जर्व करने के बाद में वो उन चीजों को टेक डाउन, उनको लिख लेता है। और जो ही वो सेशन समाप्त होता है उसके बाद शिक्षक क्या करता है, बच्चों से डिस्कस करता है, उनको काउंसिल करता है और उनको इंप्रूव करने के लिए आगे दिशा निर्देश देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ अ फैसिलिटेटर। तो ये बात तो करेक्ट है। द गोल ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, भाषा शिक्षण का जो लक्ष्य है, इज द एबिलिटी, वो योग्यता है, टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट हमारी क्या है, अंग्रेजी। भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चे में अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण करने की योग्यता का विकास करना है, करेक्ट, ये भी तो फेवर में है। द टीचर डज नॉट टीच टॉपिक्स आउटसाइड ऑफ द रीम यानी एरिया ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर टू प्रमोट लैंग्वेज स्किल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इनकरेक्ट। ये ही आपका सही जवाब है, क्योंकि इट डज नॉट एडवोकेट CLT, ये CLT को समर्थन नहीं देता है। ये तो देता है भाई, जब बच्चे को हम कम्युनिकेशन सिखाएंगे तो लर्नर्स कन्वर्स अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद पार्टनर्स, करेक्ट। कम्युनिकेशन की टेक्निक लिया हुआ बच्चा, CLT की ट्रेनिंग लिया हुआ बच्चा, जीवन की समस्त प्रकार की जितनी भी परिस्थितियां हैं सब में वो क्या करता है, सब परिस्थितियों में वो अपने पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, टीचर्स के साथ, जहां भी वेरेवर ही गोज, तो वहां वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। भाई सीधा सीधा CLT कम्युनिकेशन पे बल देता है। ये इनकरेक्ट इसलिए है कि टीचर डज नॉट टीच टॉपिक्स आउटसाइड ऑफ द रीम ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, परंपरागत जो व्याकरण का क्षेत्र है शिक्षक उससे बाहर नहीं पढ़ाता, टू प्रमोट लैंग्वेज स्किल्स, ताकि बच्चे में भाषाई कौशल पढ़ाया जा सके इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, हर तरह की परिस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ ए वाइडर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सवाल है CLT में से, कि CLT में आपके लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नाम का जो कॉन्सेप्ट है, प्रश्न यहां से बनते हैं। द टर्म या द कॉन्सेप्ट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो नाम देंगे एवराम नोम चोम्स्की 1960s। इसके बाद में दूसरा आता है 1970s में, हम बात करें तो MA के हेलीडे के बाद बारे में बात करते हैं। वो ये बताते हैं कि भाषा जो होती है, भाषा जो होती है वो आपकी कैसी होती है, कंसेप्चुअल बेस्ड, यानी कि कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। और अगला आपका आता है डेल हिम्स, और डेल हिम्स ये कहते हैं आपसे 1970s में ही कि भाई कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कि जो आदमी संप्रेषण में ज्यादा दक्ष होगा उसको ही बोलना आएगा। इसके बाद में आपका अगला आता है द मेन गोल ऑफ रोल प्ले इज, यानी कि रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू डेवलप स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटीज, करेक्ट, टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है, नो, इंटरपर्सनल में दो व्यक्ति होते हैं, वो इंट्रापर्सनल है। टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली अननोन टू देम, ऑल ऑफ द अबो। अब देखो आप, यानी कि शिक्षक क्या करता है, बच्चे को रोल प्ले का कार्य देता है। तो परीक्षा में ये जो शब्द है ना, इनको आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना है, कि जब भी आपको या तो मेन लिखा है, या तो बेस्ट लिखा है, या तो चीफ लिखा आ जाए, या तो आपको आइडियल लिखा हुआ आ जाए, आइडियल आ गया, मेन आ गया, या फिर आपका मोस्ट लिखा आ गया, तो इसका मतलब करेक्ट एक से ज्यादा होंगे, लेकिन पकड़ना उनमें से आपको कौन सा है,
जो सुप्रीम है, जो क्या है, सर्वश्रेष्ठ। तो जवाब क्या है आपका, ए है। देखो रोल प्ले जो होता है इसमें दो लोग बातचीत करें तो इसके कौशल का विकास होता है, नो डाउट। जब बच्चा रोल प्ले करना सीखता है तो जो सूचनाएं पहले नहीं प्राप्त की हुई होती हैं उनको भी प्राप्त कर लेता है, करेक्ट। लेकिन सवाल यहां यह है कि सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। ऑल दो रेस्ट वाले भी करेक्ट हैं, लेकिन उत्तर आपको ये देना है। ये शब्द अगर लिखे आ जाएं तो इनका मतलब ये होता है कि सही तो बाकी भी हैं, लेकिन बेस्ट या मोस्ट लिखा है, आइडियल मैन या चीफ लिखा आ जाए तो फिर इसका मतलब उनमें सबसे श्रेष्ठ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है विच इज नॉट ट्रू, निम्न में से सही कौन सा नहीं है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव देखो चार पांच तरह का इवेल्युएशन होता है। एक फॉर्मेटिव है, समेटिव है, सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल इवेल्युएशन होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इकाई परीक्षण होता है, यूनिट टेस्ट इसमें आते हैं। समेटिव जो आपका टेस्ट होता है उसमें आपके जैसे 2 यूनिट टेस्ट ले लिए फिर उनको मिला के हाफ ईयरली एग्जाम आ गया तो वो आपका समेटिव है। अब ये कह रहे हैं कि सत्य कौन सा नहीं है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन एक सतत प्रक्रिया है दैट अलाउज फॉर फीडबैक टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो बच्चों को अनुमति देती है कि प्रतिपुष्टि की जाए ड्यूरिंग अ प्रोग्राम साइकिल। यानी कि जब आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो इसमें फीडबैक भी होता है, निरंतर तो होता है। समेटिव एवेल्यूशन अकर्स एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम साइकिल, बिल्कुल करेक्ट। एंड प्रोवाइड्स एन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, और कितना का आपका प्रभावी रहा कार्यक्रम, तो इसको जज करता है, तो करेक्ट। समेटिव एवेल्युएशन एग्जामिन्स, परीक्षण करता है किसका, प्रोग्राम आउटकम्स टू डिटरमाइन ओवरऑल प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, करेक्ट। ये दोनों एक ही तो हैं, बी और सी। अगला आपका आता है गोल बेस्ड इवेल्युएशन लैक्स, यानी कि लक्ष्य आधारित जो मूल्यांकन होता है लैक्स, उसमें अभाव होता है। लक्ष्य आधारित जो मूल्यांकन है उसमें अभाव होता है किसका, द इंटेंडेड गोल्स, वांछित लक्ष्यों का, ऑफ ए प्रोग्राम वर अचीव्ड, किसी कार्यक्रम से आप किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका अभाव होता है। तो इवेल्युएशन में अभाव तो होता ही नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो स्किल। तो छात्रों ये तीनों ही क्या है, माइक्रो स्किल होते हैं आपके। जब आप मॉर्फीम्स की बात करते हैं, फनीम्स की बात करते हैं, वकेब की बात करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये माइक्रो स्किल्स होते हैं। मैक्रो जो होता है उसमें आप पूरे सेंटेंस की लेंथ, पैसेज वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल लैंग्वेज ए पर्सन ग्रोज अप स्पीकिंग इज नोन एज, ऐसी भाषा जो जन्म से आदमी बोलता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि ऐसी भाषा जो बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के आती है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू, सही कौन सा नहीं है। वन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज हैज बीन रिपोर्टेड टू बी मोर अडेप्ट एट लैंग्वेज लर्निंग कंपेयर्ड टू मोनोलिंगुअल्स, तो ये करेक्ट है आपका। वन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, वह आदमी जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता है, हैज बीन रिपोर्टेड, अक्सर ऐसा देखा गया है कि टू बी मोर अडेप्ट यानी एक्सपर्ट एट लैंग्वेज लर्निंग कंपेयर्ड टू मोनोलिंगुअल्स। एक व्यक्ति जो किसको जिसको एक ही भाषा आती है और ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है, तो फिर जो ज्यादा भाषाएं जानता है उसको नई भाषा सीखने में आसानी होती है, ये तो फेवर में है, ये तो एडवोकेसी करता है। Multilingual speakers have acquired and maintained at least one language during childhood, तो करेक्ट। जो व्यक्ति 3 अथवा 3 से ज्यादा भाषाएं बोलता है, ऐसा व्यक्ति बचपन से ही एक भाषा को तो अर्जित करके रखता है, उसको मेंटेन करता है। जैसे हम हिंदी भाषी हैं तो वो मदर टंग है, साथ में अंग्रेजी भी आपने एक क्या है उसके साथ जोड़ रखी है, तो बोले अंग्रेजी जो आपने जोड़ी है वो आपकी एक भाषा हो गई जिसको आपने मेंटेन और अक्वायर किया है। उससे आगे फिर तीसरी सीखे तो आप मल्टीलिंग्विस्ट। मल्टीलिंगुअलिज्म इन कंप्यूटिंग कैन बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ ए कंटिन्यूम, सतत, बिटवीन इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, तो ये भी करेक्ट है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है ये आपकी
इंटरनेशनल जो लिंक होते हैं उसको लोकलाइजेशन जो होता है, डिफरेंट जो कल्चर्स होती हैं उनके प्रति अप्रिसिएशन की भावना को बढ़ाता है। यही आपका इनकरेक्ट है कि द फर्स्ट लैंग्वेज इज अक्वायर्ड, मातृभाषा अर्जित की जाती है विदाउट इनफॉर्मल एजुकेशन। मातृभाषा को अर्जित किया जाता है विदाउट इनफॉर्मल। इसका मतलब क्या हो गया? डबल नेगेटिव बराबर एक पॉजिटिव। तो फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है किसको? मदर टंग। When the muscles in the lips, mouth, tongue or jaws are too weak to properly form words, usually due to brain damage, it is called, इसको छात्रों हम एप्रेक्सिया बोलते हैं। यानी कि लिंक जो होते हैं वो ब्रेन से सीएनएस जो आपका होता है वहां से डिलीवर नहीं हो पाते हैं। कहां तक? जबान तक। अगला क्वेश्चन आपका आता है, which is not true in the reference of language teaching learning principles। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में सही कौन सा नहीं है? टीचर शुड नो हिज लर्नर्स, शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को जानता है सॉरी तो जानता है। टीचर शुड, अच्छा जानना चाहिए। टीचर शुड क्रिएट कंडीशंस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो करेक्ट। टीचर शुड डिजाइन हाई क्वालिटी लेसन्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो करेक्ट। अडाप्टिंग एक्टिविटीज, उन गतिविधियों को अनुकूल बनाना, एंड मटेरियल्स नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल विद द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, इसका मतलब बच्चे के अनुकूल ही बनाते हैं चीजों को। सवाल में लिखा है नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल, बच्चों के अनुरूप नहीं बनाई जाती है विषय वस्तु। अगला और आखिरी, विच इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग, आरटी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? रेमेडियल टीचिंग शुड बी गिवन टू द लर्नर्स टेम्पोरेरीली फॉलन बिहाइंड इन स्टडीज, तो ये तो करेक्ट है, फेवर में है। इट शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली व्हेन द डिफिकल्टीज इन लर्निंग और स्कूल अटेंडेंस हैव बीन नोटिस्ड, तो ये भी करेक्ट है। रेमेडियल टीचिंग कैन काउंटरैक्ट डिफिकल्टीज बिफोर हैंड, ये भी करेक्ट है। ये ही आपका इनकरेक्ट है। क्या लिखा हुआ है? रेमेडियल टीचिंग शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड टू ए प्लान। रेमेडियल जो टीचिंग होती है उसका संगठन एक योजना के तहत नहीं होता, तो योजना के तहत होता है। तभी हम बोलते हैं कि रेमेडियल टीचिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और ये क्या नहीं है? रैंडम प्रोसेस नहीं है। तो ये थी छात्रों आज की हमारी टेस्ट सीरीज। अब हम आगे नई जो वीडियोज आपके लिए लेकर के आएंगे उनमें टॉपिक वाइज, मतलब इस तरह का टेस्ट डिजाइन करेंगे जहां एक एक चैप्टर को रीड के एक एक टॉपिक को डिटेल में टच करते हुए निकलेंगे और सवालों को हल करेंगे। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आप लोग इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।